हेलो विद्यार्थियों। कल तक हम लोग सेट, रिलेशन और फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। पहले किताब की डिफिनीशन देखते हैं। ये डिफिनीशन है, आप इसको पढ़ लीजिए। A function f from x to y is defined to be one if the images of distinct elements of x under f are distinct। अब इसके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये x है और ये y। कह रहा है कि फंक्शन वन वन तब होगा जब x के जितने भी एलिमेंट हैं इनका इमेज अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि वन अगर गया ए पर, तो दो ए पर नहीं जाएगा, दो या तो बी पे जाएगा या सी पे जाएगा। मान लीजिए दो गया सी पे, अब तीन ए और सी पर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? यानी यक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इमेज अलग अलग हो, वो सभी पॉइंट एक्स वाले अलग अलग पॉइंट पर जाकर मैप हो। ये होता है वन वन फंक्शन। और एनालिसिस के रूप में इसको कैसे यूज़ करते हैं? किसी फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और इसको सॉल्व करने के बाद आप ये पहुंच जाएं कि एक्स वन बराबर एक्स टू, तो फंक्शन वन वन होता है। एक तरीका और होता है, अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, यानी एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो इनके इमेज भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये दोनों रिजल्ट जो है डिफिनीशन से ही बने हैं। अब आंटू की डिफिनीशन देख लीजिए, पहले किताब वाली डिफिनीशन अब देखिए। A function f from x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f. That is, for every y in y, there exists an element x belongs to x such that fx equal to y। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन आंटू तब होता है जब y का आप कोई भी एलिमेंट लें। जैसे मान लीजिए y का आप एलिमेंट ए लिए, तो वो
एक्स के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा रहे। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ए जुड़ा है 1 और 2 से। तो वाई का आप कोई भी एलिमेंट लें, वो एक्स के किसी न किसी कम से कम एक एलिमेंट से ज़रूर जुड़ा रहे। इसी तरह से बी देखिए 4 से जुड़ा है, सी देखिए 3 से जुड़ा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक गया ए पर, 2 भी गया ए पर और 3 गया बी पे। तो वाई के जो एलिमेंट ए है वो तो एक्स के एलिमेंट से जुड़ा है 1 और 2 से, और जो एलिमेंट बी है वो 3 से जुड़ा है। लेकिन जो एलिमेंट सी है वाई का, वो एक्स के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये फंक्शन अनटू नहीं रहेगा। वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स के एलिमेंट से उनको जुड़ना अनिवार्य है अगर फंक्शन अनटू रहेगा तो। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई है, ये अनटू तब होगा जब रेंज एफ क्या हो जाए? कोडोमेन यानी कि वाई के बराबर हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये आपको काफ़ी काम करेगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसे इंजेक्टिव कहते हैं। अगर 1 1 है तो इंजेक्टिव। अगर ऑन टू है तो उसे सर्जेक्टिव कहते हैं। और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। ये डिफिनेशन। A function f from x to y is said to be 1 1 and onto are bijective if f is both 1 1 and onto। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि लिख देता है सर्जेक्टिव है, एफ सर्जेक्टिव है। आपको ऑन टू का सब प्रॉपर्टी मालूम था, फिर भी आप सवाल नहीं लगा पाए, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। अब एक डिफिनेशन और देख लीजिए। Let f from a to b and g from b to c be two functions. Then the composition of f and g denoted by g composition f is defined as the function g composition f from a to c given by this। मान लीजिए f ए से बी में कोई फंक्शन है और जी बी सी में कोई फंक्शन है, तो जी कंपोजिशन एफ जो रहेगा वो ए से सी में जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जी कंपोजिशन एफ, क्योंकि एफ ए के एलिमेंट को बी पे पहुंचा रहा है और जी उसके बाद जब एफ ने ए को बी पर पहुंचा दिया, उसके बाद जी उस इस प्रक्रिया के बाद बी के एलिमेंट को सी पे पहुंचा रहा है, इसलिए पहले एफ अप्लाई हुआ उसके बाद जी अप्लाई हुआ। इसलिए कभी भी
एफ अगर ए से बी में है, जी बी से सी में है, तो जी कंपोजिशन होगा ए से सी में। और किस तरह से डिफाइन होगा? जी कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस सेकेंड प्रॉपर्टी पे। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर वन वन, देन जी कंपोजिशन फ्रॉम ए टू सी इज आल्सो वन वन। अगर यफ जो फंक्शन है ए से बी में है और वन वन है, जी फंक्शन है बी से सी में और वन वन है, तो जी कंपोजिशन ए से सी में फंक्शन रहेगा और ये भी वन वन हो जाएगा। अब इंटरव्यूज में इसी चीज़ को एक्सटेंड करके क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका कन्वर्स सही है कि नहीं, कि अगर जी कंपोजिशन एफ ए से सी में वन वन है तो क्या ज़रूरी है कि एफ और जी जो फंक्शन है वो भी वन वन होंगे? तो ऐसा नहीं होता है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि अच्छा अगर ट्रू नहीं है तो कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें ये साबित हो कि ट्रू नहीं है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन आप इस तरह से डिफाइन कर दे एफ, जो 1 2 3 4 को 1 2 3 4 पर मैप कर रहा है। और किस तरह से मैप कर रहा है? एक गया 1 पर, 2 गया 2 पर, 3 गया 3 पर और 4 गया 4 पर। अब ये ए है, ये बी है, इसमें आप एलिमेंट बढ़ा दीजिए, 5 और 6 भी इंक्लूड कर दीजिए। या फिर ए से बी में एक फंक्शन है जहाँ पे ए क्या है 1 2 3 4 और जो सेट बी है 1 2 3 4 5 6। एक गया 1 पर, 2 गया 2 पर, 3 गया 3 पर, 4 गया 4 पर और 5 6 जो बी के एलिमेंट हैं वो खाली हैं। अब यहाँ फंक्शन की सभी प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है, फंक्शन रहेगा क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बिजी हैं। अगर ए का कोई एलिमेंट खाली रहता तब फंक्शन नहीं रहता। अब जी को डिफाइन कर दीजिए। जी एक फंक्शन है जो 1 2 3 4 5 6 को ले जा रहा है 1 2 3 4 5 6 पे। किस प्रकार से? जी 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को 2 पे मैप कर रहा है, 3 को 3 पे मैप कर रहा है, 4 को 4 पे मैप कर रहा है और 5 को 5 पे कर रहा है और 6 को भी 5 पे कर रहा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन जी है
ये 1 1 नहीं है, ये G 1 1 नहीं है। और यफ आप देखे ही थे क्या था, यफ ए से बी में एक फंक्शन था। इस प्रकार से एक को एक पे मैप कर रहा था, दो को दो पर, तीन को तीन पर और चार को चार पर। बी के 5 और 6 एलिमेंट खाली थे। अब जब आप ग्राफ निकालेंगे, जी कंपोजिशन एफ निकालेंगे, वो क्या आएगा, वो वो एक को एक पे मैप करेगा, दो को दो पे मैप करेगा, तीन को तीन पे मैप करेगा और चार को चार पे मैप करेगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो जी कंपोजिशन एफ आया वो तो 1 1 आया, लेकिन अभी आप पीछे देखे थे जो फंक्शन जी था वो 1 1 नहीं था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो जी कंपोजिशन एफ 1 1 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर जी कंपोजिशन एफ 1 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ भी 1 1 होगा और जी भी 1 1 होगा। अब इसके बाद वाली तीसरी डिफिनेशन देख लीजिए। पहले किताब से डिफिनेशन पढ़ लीजिए। एफ अगर ऑन टू है और जी भी ऑन टू है तो जी कंपोजिशन एफ जो रहेगा वो ऑन टू रहेगा। अब इसमें भी क्वेश्चन अराइज होगा इंटरव्यूज में या किसी बड़ी जगह पे जब आपका वाइवा होता है तो जो चीज़ आप पढ़ के गए हैं वही नहीं पूछी जाती हैं। आप इतना पढ़ के गए, किताब में इतना लिखा है, वहाँ पूछेंगे कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब उसके लिए तब एग्जाम्पल आप दीजिए, एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। एक फंक्शन एफ बनाते हैं ए से बी में, जहाँ पर ए है 1 2 3 4 और बी भी है 1 2 3 4। और फंक्शन को डिफाइन किस तरह से कर देते हैं कि एक गया एक पर, दो गया दो पर, तीन गया तीन पर और चार भी गया तीन पर। अब देखिए आप, फंक्शन एफ ऑन टू होगा, ये फंक्शन एफ ऑन टू नहीं रहेगा क्योंकि जो बी का एलिमेंट 4 है वो तो खाली है। अब इस एफ को आप ध्यान में रखिए कि एफ क्या है। एफ ए से बी में है और बी में 4 एलिमेंट खाली है, यानी कि एफ ये ऑन टू नहीं है। अब एक जी बना दीजिए। एक फंक्शन जी बनाते हैं जो जा रहा है बी से सी में, जहाँ बी है 1 2 3 4 और सी है 1 2 3।
और जी को किस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि एक गया एक पर, दो गया दो पर, तीन गया तीन पर, चार भी गया तीन पर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन जी है, ये फंक्शन की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये फंक्शन है। अब एफ आप देखे थे जो एक दो तीन चार को एक दो तीन चार वाले सेट पर ले जा रहा था, लेकिन एक का एलिमेंट एक था, दो का एलिमेंट दो था, तीन का भी तीन था, चार का भी तीन था। उसमें जो बी का एलिमेंट चार था वो खाली था, इसलिए एफ जो है ऑनटू नहीं था। अब जी आप देख ही रहे हैं। अब जब आप जी कंपोजिशन एफ निकालते हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो ए से सी में जाएगा। एफ अगर ए से बी में रहता है, जी बी से सी में रहता है, तो जी कंपोजिशन एफ ए से सी में जाता है। यानी कहाँ से कहाँ जाएगा? एक दो तीन चार से जाएगा एक दो तीन पर। ये ए है, ये सी है। और मैप किस तरह से करेगा? एक को एक पर, दो को दो पर, तीन को तीन पर और चार को भी तीन पर। अब जो नया फंक्शन जी कंपोजिशन एफ आप देख रहे हैं, ये ऑनटू की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जी कंपोजिशन एफ तो ऑनटू आपको मिला, लेकिन जो शुरुआत में आप एफ बनाए थे वो ऑनटू नहीं था। यानी कि आप एक एग्जांपल दे दिए कि ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, ये तीसरी जो प्रॉपर्टी थी ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। एफ ऑनटू है, जी ऑनटू है, तो जी कंपोजिशन एफ तो ऑनटू रहेगा। लेकिन अगर जी कंपोजिशन एफ ऑनटू है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी भी ऑनटू हो। पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि एफ ऑनटू नहीं था। वही चीज़ नीचे यहाँ लिखा है, हाउएवर कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इसमें लिख तो दिया है, लेकिन आपको एग्जाम्पल उसका बना लेना चाहिए। जो हमने एग्जाम्पल बनाया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, let f from a to b and g from b to c be the given function such that g composition f is 1 1, then f is 1 1। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लें। इसमें कह रहा है कि f और g दो फंक्शन दिए गए हैं और g कंपोजिशन f क्या है? वो 1 1 है। तो f क्या होगा? 1 1 होगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लें। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, अगर पहले पढ़ लेते हैं। Let f from a to b and g from b to c be given functions such that g composition f is onto, then g is onto। अभी आपने पढ़ा था कि जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट था उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा है कि कन्वर्स तो ट्रू नहीं होता है,
कि जैसे जी कंपोजिशन एफ अगर वन वन है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों वन वन हो, लेकिन एफ तो वन वन होगा, इस चीज़ को ये कह रहा है। फिर समझिए दूसरी प्रॉपर्टी में आप ये पढ़े थे कि जी कंपोजिशन एफ ये वन वन है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी भी वन वन हो, लेकिन पांचवी प्रॉपर्टी में ये कह रहा है, चौथी प्रॉपर्टी में, कि एफ तो वन वन होगा। अगर जी कंपोजिशन एफ वन वन है तो एफ निश्चित रूप से वन वन होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी में कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी में आप पढ़े थे कि अगर जी कंपोजिशन एफ ऑन टू है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी भी ऑन टू हों, लेकिन पांचवी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि भले ही एफ और जी ऑन टू नहीं हो लेकिन जी तो ऑन टू रहेगा। अगर जी कंपोजिशन एफ ऑन टू है तो निश्चित रूप से जी ऑन टू रहेगा। इस प्रॉपर्टी को आप तैयार कर लें। अब इन्वर्टिबल फंक्शन की पहली डेफिनेशन पढ़ लीजिए। A function f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that g composition f equal to ix and f composition g equal to iy. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. अगर कोई फंक्शन f है जो x से y में डिफाइंड है, ये इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा जब एक दूसरा फंक्शन g इस प्रकार से मिल जाए कि f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। कोई फंक्शन f x से y में इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा जब एक दूसरा फंक्शन g मिल जाए y से x में कि f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। ये डिफिनीशन है, इसको तैयार कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। A function f from x to y is invertible if and only if f is a bijective function. अगर कोई फंक्शन f x से y में है, ये इन्वर्टिबल है, तो जो फंक्शन f रहेगा वो वन वन अनटू रहेगा, और फंक्शन f अगर वन वन अनटू है तो निश्चित रूप से f इन्वर्टिबल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको पढ़ लीजिए। If f from x to y and g from y to z and s from z to s are functions, then h composition ब्रैकेट में g कंपोजिशन f इक्वल टू ब्रैकेट में h कंपोजिशन g कंपोजिशन f। इसमें कहने का मतलब ये है कि f g और h तीन फंक्शन है, तो जो कंपोजिशन वाला ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है। यही है। आगे जब आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन आता है, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एफ और जी एच ये फंक्शंस हैं, तो इनका जो कंपोजिशन रहेगा वो एसोसिएटिव होगा। चौथी प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए।
ये प्रॉपर्टी। Let f from x to y and g from y to z be two invertible functions. Then g composition f is also invertible with g composition f inverse equal to f inverse composition g inverse. इस चीज़ को एनसीईआरटी वाली किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। उसमें एक एग्जाम्पल लिया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, एक सेट ए बना दिया जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। अब बोर्ड ने क्या किया, इस पर एक फंक्शन अप्लाई किया और इन विद्यार्थियों को रोल नंबर दे दिया। तो जो रोल नंबर आए वो सेट बी बन गया। उसके बाद रोल नंबर आसानी से लीक ना हो जाए, हर कोई उसे आसानी से पहचान न जाए, जिससे किसी भी तरह से व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, तो उसके बाद एक फंक्शन जी लगाया गया जो इस रोल नंबर को एक दूसरे कोड नंबर में बदल देता है। वो कोड नंबर्स के सेट हैं सी। फिर समझिए, ए एक सेट है जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। बोर्ड ने इस पर एक फंक्शन अप्लाई किया और उन विद्यार्थियों को एक रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर का सेट है बी। उसके बाद रोल नंबर सेक्रेटर हैं, उसके लिए एक फंक्शन फिर से अप्लाई किया गया जी, जिससे ये रोल नंबर कोड नंबर में बदल गए। कोड नंबर्स का सेट है सी। उसके बाद बच्चे ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद जो मार्क्स आए, वो पहले कोड नंबर पे आए। बच्चे का जो मार्क्स आया बच्चे के कोड नंबर पे आया। उसके बाद जो कोड नंबर पे मार्क्स आया था, इस प्रोसेस को रिवर्स करके फिर उस मार्क्स को बच्चे के रोल नंबर पे ले आया गया, क्योंकि मार्क्स जो पहले आया था वो बच्चे के जो कोड नंबर था उस पर आया था। तो जी का रिवर्स प्रोसेस करके उस मार्क्स को बच्चे के रोल नंबर से जोड़ा गया। फिर रिवर्स प्रोसेस करके उस मार्क्स को बच्चे के नाम से जोड़ा गया। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले ए पर फंक्शन एफ अप्लाई किया गया था, फिर बी पर फंक्शन जी अप्लाई किया गया था। लेकिन रिवर्स प्रोसेस में क्या हुआ कि पहले सी पर जी इनवर्स अप्लाई किया गया, फिर उसके बाद एफ इनवर्स अप्लाई किया गया। इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में समझाया गया है। अब उससे क्या है कि आपको ये चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि एफ कंपोजिशन जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स। अब ये चीज़ें आपके तैयार हो गई हैं। इंटरव्यू में किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे लेंगे। और हमारे जो कक्षा 11-12 के विद्यार्थी हैं उनका कॉन्सेप्ट्स भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। कल के लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।